हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं मार्च के योजना के बारे में। मार्च मंथ की योजना मैगज़ीन को स्टार्ट करते हैं। सप्तऋषि फॉर अमृतकाल। In the 75th year of Indian independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star as the economic growth is estimated as at 7%. यानी ब्राइट स्टार क्यों है? क्योंकि 7% का इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है, विच इज़ द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल मेजर economies in spite of that massive global slowdown caused by the pandemic and global conflicts। यानी ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स और जो ग्लोबल पेंडेमिक हुई थी कोविड-19 और ये रशिया यूक्रेन वार के बावजूद भी, जो ग्लोबल शटडाउन होने के बावजूद भी, इसके बावजूद भी, मेसिव स्लोडाउन होने के बावजूद भी इंडिया जो है हाईएस्ट रहा है, हाईएस्ट ग्रोइंग नेशन रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसके लिए ये ऑब्ज़र्व किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा while presenting the union budget to 23-24 in parliament। The G20 presidency gives India a unique opportunity to strengthen its role in the world economic order with the theme of Vasudev Kutumbakam। India is steering an ambitious people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development। The vision for the Amrit Kaal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector, and to achieve this Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas that is reflected in this year's budget। विज़न जो अमृत काल का, उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी शामिल है, जिसके साथ जिसमें कि एक मजबूत पब्लिक फाइनेंस के साथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को शामिल किया गया अमृतकाल में। टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जिसके साथ में स्ट्रॉन्ग फाइनेंस होएगा पब्लिक का, और एक रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर ताकि अचीव किया जा सके। इसको अचीव करने के लिए जन भागीदारी, जिसके सबका साथ सबका प्रयास के तहत जन भागीदारी को भी लिया जाए, जिसके जन भागीदारी के तहत ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको अचीव करने की कोशिश करी जाएगी। अमृतकाल इसी विज़न को इंक्लूड करता है। अमृतकाल में ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। विज़न जो है अमृतकाल का, उसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी आपको बनाना, स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस के साथ, पब्लिक फाइनेंसेस के साथ एक बहुत ही दमदार फाइनेंशियल सेक्टर होना चाहिए। और सारा कैसे अचीव होगा? जन यानी लोगों की भागीदारी होनी पड़ेगी, यानी सबका साथ सबका प्रयास जिस पर्टिकुलर ईयर के 23-24 के बजट में भी रिफ्लेक्ट किया गया है। द इकोनॉमिक एजेंडा फॉर अचीविंग दिस विजन फोकसेस ऑन 3 things, and those are facilitating ample opportunities for citizen, especially the youth, to fulfill this aspiration। यानी फैसिलिटीज़ दिया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए सिटीजन्स को, ताकि स्पेशली यूथ को, यंग लोगों को, ताकि ये जो एस्पिरेशंस है उनको अचीव किया जा सके, फुलफ़िल किया जा सके एस्पिरेशंस को। उसके लिए सेकेंडली प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इम्पटस टू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन एंड फाइनली टू स्ट्रेंथन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी दूसरा जो इम्पोर्टेंस किसको दिया गया? स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस ग्रोथ और जॉब क्रिएशन को दिया गया है। यानी ग्रो करना पड़ेगा अपने को, सेक्टर्स वगैरह, इंडस्ट्रियल सेक्टर और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना है। फाइनली स्ट्रेंथन करना है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस या impetus to growth and job creation, and finally to strengthen macroeconomic stability to service these focus area in our journey to India 100। The following 4 opportunities can be transformative during Amrit Kaal, that are economic empowerment of women, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, PM विकास, विश्वकर्मा कौशल सम्मान, विश्वकर्मा कौशल सम्मान विकास, VI for विश्वकर्मा, KI for कौशल, S for सम्मान, विश्वकर्मा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। टूरिज्म एंड ग्रीन ग्रोथ, 7 प्रायोरिटीज ऑफ द यूनियन बजट मेंशन टू एक्ट एज द सप्तऋषि। 7 प्रायोरिटी क्या है बजट की? गाइडिंग थ्रू दी अमृतकाल आर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सबका डेवलपमेंट, सबका विकास करने का, सबको इंक्लूड करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। रीचिंग द लास्ट माइल, यानी वो जगह में, वो कॉर्नर पे जो जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया अभी तक, वो उस कॉर्नर तक भी सरकार को पहुँचना है। रीचिंग द लास्ट माइल। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना, और अनलिशिंग द पोटेंशियल जो है हमारे भारत का, उसको अनलिश करना, यानी पूरी तरीके से उस पोटेंशियल का पूरी तरीके से 100% यूटिलाइजेशन करना। ग्रीन ग्रोथ हम लोग को चाहिए, लेकिन ग्रीन एनर्जी के ज़रिए से, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देना। यूथ
एंड पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर, यानी क्योंकि भारत जो है सबसे यंगेस्ट कंट्री है, बात करी जाए तो इसके लिए यूथ जो पावर है उसका यूटिलाइजेशन और फाइनेंशियल सेक्टर का अपलिफ्टमेंट ज़रूरी है। तो ये 7 सप्तऋषि है। 7 के कौन से हो गए? I for inclusive development, R for reaching the last mile, IRIU, I for what? Inclusive development, R for reaching the last mile, IRI infrastructure and development, U for unleashing the potential, IRIU। ये 4 हो गए। फिर 3 और क्या है? ग्रीन, G for green for growth, U for Y for youth power and F for financial sector। तो ये 7 सप्तऋषि है। Investment in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे इन्वेस्टमेंट करना, उसमें एक लार्ज मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पे। यानी जितना ज़्यादा आप बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाओगे, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को, तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा देश का। तो आफ्टर द सब्ड्यूड पीरियड ऑफ द पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक खत्म होने के बाद में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या होने लगा? वापस से ग्रो होने लगा। द कैपिटल आउटले ऑफ 2,40,00,000 करोड़ रुपया हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवेज, यानी 2,40,00,000 लाख करोड़ 2.40 लाख करोड़ जो है वो रेलवे को दिया गया। द हाईएस्ट एवर आउटले इज़ अबाउट 9 टाइम्स द आउटले मेड इन 13-14, यानी 13-14 फाइनेंशियल ईयर में जो आउटले था उसके 9 गुने आउटले जो है दिया गया है। 2.40 लाख करोड़ रुपये, 2.40 लाख करोड़ रुपया दिया गया रेलवे को। बजट प्रोवाइडेड मेजर रिलीफ इन द पर्सनल इनकम टैक्स, इन इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स कंटेंट इन द बजट एम टू प्रमोट एक्सपोर्ट, एनहेंस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, एनकरेज ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी। यानी बजट क्या है? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे रिलीफ बताया गया 7 लाख तक का टैक्स फ्री हो जाएगा टैक्सेबल इनकम। तो इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ों पर फोकस करा गया, जैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को एनहांस करना है, ग्रीन एनर्जी को एनकरेज करना, मोबिलिटी यानी जो कनेक्टिविटी है और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इस पर फोकस करना। द न्यू इनकम टैक्स रेजिम हैज़ बीन मेड द डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम। New income tax regime has been made the default tax regime. However, the citizen will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. The newer tax regime जो है default tax regime रहेगा, लेकिन फिर भी पुराने tax regime का भी benefit लिया जा सकता है। ये opportunity दी गई, option दी गई है citizens को। The indirect tax proposal taxpayers को, the indirect tax proposal announced in the budget emphasized on simplification of tax structure with fewer tax rates so as to help in reducing compliance burden and improving tax administration. Indirect tax जो है proposals जो अनाउंस करे गए हैं बजट में, वो टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के ऊपर फोकस करते हैं कि कुछ ही रेट्स रहेंगे ताकि कंप्लायंस बर्डन कमाया जा सके और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जा सके। द यूनियन बजट ऑल्सो प्रपोजेस टू रोल आउट ए नेक्स्ट जनरेशन कॉमन IT रिटर्न form for taxpayer convenience. It also stipulates a plan to strengthen the grievance redressal mechanism for direct taxes. यानी इस बजट के अंदर में एक प्लान बनाई गई है कि स्ट्रेंथन करे जाएगा ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। जो भी डायरेक्ट टैक्स हम लोग दे रहे हैं, इनकम टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स है, तो इसके डायरेक्ट टैक्स से संबंधित कोई भी ग्रीवांसेस आते हैं, कोई भी इशू आता है, कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है, तो उसका रिड्रेसल के लिए एक प्लान बनाया गया है, उसको स्ट्रेंथन करने के ऊपर फोकस करा गया है। डिस्क्राइबिंग MSMEs एज ग्रोथ इंजन ऑफ आवर इकोनॉमी, द बजट प्रपोजेस enhanced limits for macro enterprise and certain professionals for availing the benefit of presumptive taxation. To support MSMEs in timely receipt of payment, the budget allows deduction for expenditure incurred on payment made to them only when payment is actually made. डिस्क्राइब करते हुए MSME को ग्रोथ इंजन का, हमारे अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बताते हुए बजट में प्रपोज करा है उसने एनहेंस्ड लिमिट फॉर मैक्रो एंटरप्राइज एंड सर्टेन प्रोफेशनल फॉर अवॉइडिंग द बेनिफिट ऑफ अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के जो बेनिफिट को लेने के लिए जो लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया है माइक्रो एंटरप्राइजेस और कुछ प्रोफेशनल्स के लिए।
सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई को टाइमली रिसिप्ट पेमेंट के टाइमली रिसिप्ट पर सपोर्ट करने के लिए। द बजट अलाउज डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेमेंट मेड टू देम व्हेन ओनली व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली मेड। बजट डिडक्शन अलाउ कर रहा है एक्सपेंडिचर का जो पेमेंट करते हुए हुआ है, इनकर्ड ऑन पेमेंट मेड टू देम, यानी जो पेमेंट उनको करे गए हैं उन पे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसके डिडक्शन को अलाउ करता है। जब पेमेंट एक्चुअली कर दिया गया है तब वो ले सकते हैं डिडक्शन। द बजट ऑल्सो हैज़ अ व्यू ऑफ proposals for the cooperative sector. It seeks to complement macroeconomic level growth with a focus on microeconomic level for all inclusive welfare. It outlines the vision of Amrit Kal which shall reflect an empowered and inclusive economy. यानी विजन क्या है अमृत काल का, जो रिफ्लेक्ट करता है एम्पावर्ड इकोनॉमी, पावरफुल इकोनॉमी, और जिसमें कि सबका इंक्लूजन हो, इंक्लूसिव इकोनॉमी। Laying the foundation for India's Amrit Kal, the Union Budget is a key policy document that outlines the priorities of the government for immediate and the long term in tandem with domestic and global economic realities. यूनियन बजट एक की पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो बताता है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को इमीडिएट और लॉन्ग टर्म में, कि इमीडिएट क्या प्रायोरिटीज़ और लॉन्ग टर्म में क्या प्रायोरिटीज़ इन टेंडम विद डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटीज़। The year 2022 was special for our country as India celebrated its 75th anniversary and its elevation as the world's fifth largest economy measured in current dollars. 2022 स्पेशल साल रहा देश के लिए क्योंकि देश ने 75 अपना एनिवर्सरी मनाया इंडिपेंडेंस का, और इसका एलिवेशन हो गया क्योंकि एलिवेट किया है इंडिया ने 5वीं लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था, यानी दुनिया के सबसे बड़ी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाया, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए। विथ अ राइजिंग प्रोफाइल ऑन द ग्लोबल स्टेज एंड इंडिया एज्यूमिंग द G20 प्रेसिडेंसी, द कंट्री इज सेट टू एम्बार्क ऑन इट्स जर्नी इनटू द अमृत काल, द 25 years ऑफ अचीविंग आवर डेवलपमेंटल पोटेंशियल। ग्लोबल स्टेज पर राइजिंग प्रोफाइल के साथ इंडिया एज्यूम कर रहा है विश्व की G20 प्रेसिडेंसी को। G20 प्रेसिडेंसी को जो कंट्री जो है वो सेट कर रहा है अपने आप को, अपना जर्नी अमृत काल का, जो 25 साल का जर्नी है हमारे डेवलपमेंटल पोटेंशियल को अचीव करने का। द बजट फॉर 23-24 मेक्स अ गुड स्टार्ट टू द जर्नी टूवर्ड्स द अमृत काल विथ इट्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्लूसिव ग्रोथ, green economy, ease of living, ease of doing business, especially for small enterprises. तो बजट 23-24 का एक अच्छा स्टार्ट कर रहा है जर्नी को स्टार्ट कर रहा है अमृत काल के तरफ अपने अनकम्प्रोमाइजिंग फोकस के साथ, यानी जो फोकस है वो बहुत ही धुआंधार है जिसको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। कैपिटल का एक्सपेंडिचर पे जितना लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर डालना, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो भी डालना है, ग्रीन इकोनॉमी पे इन्वेस्ट करिए सरकार, ईज़ ऑफ लिविंग पर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर, स्पेशली स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। इट लीव्स मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड नजेस फार्मर टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड एंटरप्रेन्योरल फार्मिंग. It is noteworthy that the budget for 23-24 was prepared amidst the backdrop of global uncertainties in the year that went by. The pandemic had barely receded when Ukraine war broke out in February 2022. Prices of food, fuel and fertilizer rose sharply as inflation rate accelerated. Central banks of advanced countries scrambled to respond with monetary policy tightening. Many developing countries faced severe economic stress with weaker currencies, high import prices, rising cost of living and a strong dollar, and expensive debt servicing. Compared to its peers, however, have staged a full recovery after its encounter with the pandemic and growth in 22-23. Led principally by private consumption and capital formation, India emerged as a bright star and is projected to be the fastest growing major economy in 23-24. Notwithstanding the pandemic shock and the uncertainties triggered by a geopolitical conflict and evolving context of global economic stress, Budget 23-24 has displayed deft fiscal management and reiterated its commitment to fiscal prudence and responsibility while not losing sight of medium-term growth. This has been the signature approach of the Finance Minister throughout her budget since 2019, incorporating the following elements: commitment to fiscal prudence, conservative assumptions, transparency, commitment to capital expenditure, incremental and steady reforms with an eye on the medium term growth. यानी
ये नोटवर्ती है कि बजट 2023-24 को प्रिपेयर करा गया है ग्लोबल सर्टेनिटीज़, पूरे साल में जो ग्लोबल जो दिक्कतें आ रही थी पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर, जो पेंडेमिक जिसने कि यूक्रेन वार और रशिया वार और पेंडेमिक के बाद जो फूड की प्राइसेस, फ्यूल की प्राइसेस, फर्टिलाइज़र की प्राइसेस, जो वीट की प्राइसेस हो गई, फ्यूल की फर्टिलाइज़र बहुत ही बुरी तरीके से बढ़ गया था, इन्फ्लेशन रेट एक्सेलरेट हो रहा था, सेंट्रल बैंक बहुत सारी एडवांस कंट्री का स्क्रैम्बल हो गया। जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बताया गया था, एक अमेरिकन बैंक इस वो जो आपका जितने भी नए नए जो स्टार्टअप्स के बैंक्स थे वो भी स्क्रैम्बल हो गया था। तो इस वजह से जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के ऊपर ज़्यादा सभी जितने भी डेवलप्ड देशेस हैं, कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया था। इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। बहुत मैनी डेवलपिंग कंट्रीज फेस सीवियर इकोनॉमिक स्ट्रेस विद वीकर करेंसीज, हायर इंपोर्ट प्राइजेस बढ़ रहे थे, करेंसी जो है वैल्यूएशन गिर रहा था, रेट बढ़ रहा था, करेंसी डॉलर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा था, करेंसी ज़्यादा देना पड़ता रहा डॉलर के मुकाबले। तो इस वजह से राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी प्राइसेस बढ़ रहा था। जैसे पाकिस्तान में थोड़े दिन पहले ये हो गया था ना, और श्रीलंका में भी क्राइसिस आ गया था। तो स्ट्रॉन्गर डॉलर का एक्सपेंसिव डेट सर्विसिंग का भी एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, श्रीलंका के पास ऊपर बहुत सारा डेट है, उसको चुकाने के लिए भी उसको बहुत सारा करेंसी देना पड़ रहा था, क्योंकि पूरे देश में जो वैश्विक स्तर पर जो पेंडेमिक और जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो करेंसी की वैल्यूएशन डीवैल्यूएट हो जाने की वजह से ज़्यादा करेंसी बाहर जा रहा था। ऐसा भी एक टाइम आ गया था जहाँ पर उसके पास रिजर्व नहीं बचा था, फॉरेन रिजर्व बहुत ही लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने दिया था बचाने के लिए श्रीलंका को। तो इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो कोलैप्स होने की कगार पे पहुंच गए था। तो ये सब देखने के बावजूद भी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में having staged a full recovery after its encounter with the pandemic and growth in 22-23 led principally by private consumption and capital formation। प्राइवेट कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन के बेस पर इंडिया एक ब्राइट स्टार निकल के आया है, और वो प्रोजेक्ट किया गया है उसको 23-24 का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के तौर पर। तो पेंडेमिक शॉक के बावजूद भी, जो एक जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी एक ग्लोबल स्टार निकल के आया है इंडिया, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेस के बावजूद बजट 23-24 ने बहुत सारे डेट्स फिस्कल डिस्प्ले करे हैं, फिस्कल मैनेजमेंट डिस्प्ले करे हैं, रिट्रेट किया है इसकी कमिटमेंट को फिस्कल प्रूडेंस के तरफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वाइल नॉट लूजिंग साइट ऑफ मीडियम टर्म ग्रोथ, यानी मीडियम टर्म ग्रोथ की को नेग्लेक्ट ना करते हुए अपनी कमिटमेंट को फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डेट मैनेजमेंट के साथ रखने की जो जिम्मेदारी है उसको भी दिखाया है। तो ये सिग्नेचर अप्रोच फाइनेंस मिनिस्टर का था अपने बजट के दौरान में 2019 के दौरान, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया कि फिस्कल प्रूडेंस का कमिटमेंट है हमारा, कंजर्वेटिव एजम्पशंस रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कमिटमेंट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट रहेगा, एम्फेसिस रहेगा, इंक्रीमेंटल और स्टडी रिफॉर्म्स रहेंगे मीडियम टर्म ग्रोथ को देखते हुए भी। ऐसा नहीं कि मीडियम टर्म ग्रोथ को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। गाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल्स बजट 23-24 अडॉप्टेड द सप्तऋषि प्रायोरिटीज टू क्रिएट वर्ल्ड। सप्तऋषि वजह से मैंने बताया था इंक्लूसिव ग्रोथ, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अनलिशिंग पोटेंशियल। तो 4 हो गए ना। फिर इसके बाद क्या था, यूथ पावर। तो इस तरह के 7 जो है सप्तऋषि क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्तऋषि प्रायोरिटीज टू create world-class infrastructure, strengthen the trust-based governance framework and provide an impetus to micro, small and medium enterprises (MSME). The budget also takes a forward-looking stance in its endeavor to promote green growth and gives thrust to skill creation for youth in the line with modern themes such as AI and robotics। यानी ये जो अपना सप्तऋषि प्रायोरिटीज़ है उसमें क्या बनाना चाहता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है इंडिया। दुनिया के वैश्विक स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में निर्माण करने की जो है पहल करी गई है सप्तऋषि प्लान के तहत, जो 25 वर्षीय योजना के तहत। स्ट्रेंथनिंग ए ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ट्रस्ट बेस्ड यानी ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, ये सारा कुछ रहेगा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर में। और एक इम्पोर्टेंस दिया जाएगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, MSME के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। Unleashing potential. The budget also takes a forward-looking stance in its endeavor to promote green growth, youth power, green growth.
ग्रीन ग्रोथ के ऊपर क्या है, प्रमोशन किया जाएगा ग्रीन ग्रोथ को. एंड थ्रस्ट टू स्किल क्रिएशन फॉर यूथ इन द लाइन विथ मॉडर्न थीम्स सच एज एआई एंड रोबोटिक्स. स्किल क्रिएशन किया जाएगा यूथ के अंदर में रोबोटिक्स और एआई की मदद से. Recognizing public investment as a fundamental engine of growth and adhering to the consistent policy approach of capex commitment, this budget has the hallmark of the highest ever capital investment outlay, increasing for the third year in a row by a massive 33%. The provision in the budget has support this government's continued programmatic approach towards infrastructure. The National Infrastructure Pipeline (NIP), National Infrastructure Pipeline (NIP), and National Monetization Pipeline (NMP), National Monetization Pipeline, which is complemented by the ongoing structural and financial reforms. Infrastructure financing option of Infrastructure Investment Trust, Infrastructure Investment Trust, and Real Estate Investment Trust (REIT), Real Estate Investment Trust (REITs). Infrastructure Investment Trust, Infrastructure Investment Trust. Creation of National Bank for Financing Infrastructure and Development, National Bank for Financing Infrastructure and Development, and push to PPP, Public-Private Parity Model Ecosystem through Model Concession Agreements. पब्लिक इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए एक फंडामेंटल इंजन ऑफ ग्रोथ के तहत मानते हुए कंसिस्टेंट पॉलिसी अप्रोचेस कैपेक्स कमिटमेंट के बजट ने हॉलमार्क किया. दिस बजट हैज हॉलमार्क ऑफ द हाईएस्ट एवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इंक्रीजिंग फॉर द थर्ड ईयर इन ए रो फॉर ए मैसिव 33%, यानी 33% का हाइक दिखाई दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर में. द प्रोविजन इन द बजट सपोर्ट दिस गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड प्रोग्रामेटिक अप्रोच टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल एनआईपी, एनएमपी, ITs, REITs, नाबफिड, पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्लान लिया. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया, जो कि कंप्लीमेंट कर रहा है, विच इज़ कंप्लीमेंटेड बाय ऑनगोइंग स्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स. स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के साथ में जिन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीमेंट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का बनाया गया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, and push to PPP ecosystem through model concession agreements. Largest share of the allocated capital investment is channelized through roads, railways, defense infrastructure development. Furthermore, the scheme for 50-year interest-free loans to state government to incentivize investment by them in infrastructure has been continued for another year. यानी क्या बताया गया कि बहुत बड़ा शेयर डाला गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, रोड्स को बनाने में, रेलवेज, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में. फर्दर मोर जो स्कीम है 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारों को दिया जा रहा है कि वो इंसेंटिवाइज करे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करे, उसके लिए राज्य सरकारों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जा रहा है. तो दीज मेजर्स इफेक्टिवली ब्रिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू 4.5% ऑफ द GDP, जिसकी वजह से GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.5% का इन्वेस्टमेंट इधर जा रहा है. द कॉम्प्रहेंसिव एंड होलिस्टिक थ्रस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर will crowd in private investment and is fundamental to a strong foundation of new India. यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो अलाउ किया जा रहा है, जो पार्टिसिपेशन जो मांगी जा रही है, उसकी वजह से एक नए इंडिया का जो है शुरुआत किया जा रहा है, नया इंडिया का फाउंडेशन रखा गया है. थ्रू प्रॉपर टैक्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड रिंग फेसिंग यूजर चार्जेस ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, cities will be incentivized to improve their credit worthiness for municipal bonds and urban infrastructure development with over 1400 archaic laws over the last few years. Budget 23-24 has also pushed for measures such as simplification of the Know Your Customer KYC process, establishing a common identifier for business via PAN card, and introduction of the landmark Jan Vishwas bill in the parliament. The practical effects of the measures previously introduced have already borne fruit, with India moving up in the ease of doing business ranking over the last 8 years. All these measures are critical for preparing India for tomorrow and enabling it to realize its medium-term growth potential. Fund medium-term growth potential. UIDF
Thus proper tax governance reform and rise fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their credit worthiness for municipal bond. And urban infrastructure development fund, urban infrastructure development on UIDF, urban infrastructure development fund will also be established through priority sector lending shortfall. This will be managed by National Housing Bank and used for public agencies to create urban infrastructure in Tier 1 and Tier 3, Tier 2 and Tier 3 cities. Building trust between the government and its citizens, businesses is necessary to unleash efficiency gains. The action of the government in this regard are guided by the principle of Sabka Saath Sabka Vikas and are reflected in the incremental governance and compliance reforms. To this end, in addition to the reduction of over 39,000 compliances and doing away with over 1400 archaic laws over the last few years, budget 23-24 has also pushed for measures such as KYC simplification, establishing common identifier for business via PAN card, introduction of the landmark Jan Vishwas bill in the parliament. The practical effect of the measures previously introduced have already borne fruit, with India moving up in the ease of doing business ranking over the last 8 years. All these measures are critical for preparing India for tomorrow and enabling it to realize its medium-term growth potential. Over the year, there has been an emphasis on creating ease of doing business for MSME, micro, small and medium enterprises, MSME, through initiatives such as Udyam Portal, which is seamlessly integrated with the Central Board of Direct Taxes and GST networks, as also with the Government e-Procurement Portal GEM. Through this integration, now MSME registration is a paperless exercise, and over 1.4 crore MSMEs has been onboarded on this portal to date. Recognizing MSME as the growth engine of our economy, acknowledging the emission growth pathway, taking guidance from the Prime Minister's vision for life on lifestyle for environment, India is moving towards firmly for the Pancha Amrit and zero net carbon emission by 2070 to spur a movement of environmentally conscious lifestyle and usher in green industrial and economic transition. India is spearheading one of the world's most ambitious clean energy transition and remains steadfast in its commitment to combating climate change. Budget 23-24 takes the vision forward by explicitly emphasizing the importance of green growth. From natural farming to scrapping of old vehicles, the energy transition has been prioritized with investment programs such as National Green Hydrogen Mission, National Green Hydrogen Mission, Credit Card Program, PM Pranam, and the Gobardhan Scheme, with Ladakh serving as the prime location for solar energy projects. The budget also provides for setting up interstate transmission lines, thus integrating the long sequestered UT into the power grid. The growth and evolution of India's public digital infrastructure is a story not just of numbers and milestones, but also of thoughtful regulatory and innovative architecture that have enabled it to retain its public good character with enough incentive for its private sector to innovate and invest. India has been one of the few countries where technology and digital connectivity innovation has been and continues to be led by the public sector. Building on the technological success of UPI and co-win platform, the budget also sought to push Digital India forward, reaffirming the belief in the ability and aptitude of the Indian population to adapt to the inclusion of digital infrastructure in the economy. Thus, keeping this momentum going, the budget proposed open source digital trust-based governance, co-partnering with the private sector for development, and improving agricultural productivity. This approach reflects a paradigm shift in the growth and development strategy of the government, and with the emphasis shifted towards building partnerships amongst various stakeholders in the development process, where each contributes to and reaps the development benefits. At this juncture of its economic journey, the Indian economy has started benefiting from the efficiency gain resulting from greater formalization, higher financial inclusion, economic opportunities created by digital technology based economic reform. It is now prepared to grow at its potential in the medium term. Budget 23-24 is the first to be presented in India's Amrit Kal. The measures announced in this year's budget will complement the ongoing reforms agenda and prepare India for charting its course amidst a fast-changing global economic order. The budget is not content with ensuring the continuation of India's economic recovery from the pandemic and other global shocks.
in 23-24. It sets the stage for sustained and sustainable economic growth of the country that ensures an affordable, high quality of living for its citizens in the coming decades, leading up to the centenary of India's independence. Platform that will notify farmers of market trends, crop estimation, and access to farmer inputs in the context of unique challenges only a country with a billion people can face. India's digital infrastructure journey has been global in outlook, but domestic innovation and implementation in India economy. The Indian economy has undergone a transformative process of the new age reform in the last 8 years. The broad principle behind the reform were creating public goods, adopting trust-based governance, co-partnering with the private sector for development, and improving agricultural productivity. So this is a few things which I covered in this video. Hope you liked the video. If you like it, please hit the like, subscribe, and share the video. Thank you. This is Lakshya Loya signing off.